हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में क्लास फर्स्ट में शिक्षण अधिगम के बारे में बता चुकी हूं। आज मैं उसी क्लास आगे कंटिन्यू कर रही हूं क्लास 2 को, जिसमें चैप्टर 2 संप्रेषण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कि संप्रेषण क्या होता है। सबसे पहला आपका है संप्रेषण का अर्थ बताइए। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि संप्रेषण का अर्थ बताइए या संप्रेषण का अर्थ स्पष्ट कीजिए या संप्रेषण क्या होता है, तो हम क्या लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। संप्रेषण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और प्रेषण। किससे मिलकर बना है? सम और प्रेषण दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ होता है भली प्रकार और प्रेषण का अर्थ होता है भेजना, यानी किसी भी सूचना को भली प्रकार से भेजना ही क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। अब देखिए संप्रेषण का दूसरा अर्थ क्या होता है। एक व्यक्ति द्वारा, यानी इसको हम अच्छे तरीके से कैसे कह सकते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को जो सूचना या जानकारी दी जाती है और दूसरा व्यक्ति उसे अच्छे से समझ लेता है, तो वो संप्रेषण कहलाता है। यानी कि एक व्यक्ति द्वारा जब किसी दूसरे व्यक्ति को जब कोई सूचना या किसी भी जानकारी के बारे में बताता है, तो दूसरा व्यक्ति उसे अच्छे से जब समझ लेता है, उसका अर्थ समझ जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जैसे कि आपका पूछता है कि संप्रेषण की परिभाषा बताइए, या इस तरीके से पूछ ले कि संप्रेषण की कोई एक परिभाषा बताइए, तो आप कैसे लिखेंगे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संप्रेषण की परिभाषा क्या होती है, फिर हम अलग अलग वैज्ञानिकों के बारे में जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या संप्रेषण की परिभाषा दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, अपने हाव भाव, मुख मुद्रा तथा विचारों आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं तथा इस प्रकार से प्राप्त विचारों अथवा संदेशों को समान तथा सही अर्थों में समझने और प्रेषण करने में उपयोग करते हैं। इसमें यह कहा गया है कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति क्या करता है? अपने ज्ञान को, अपने हाव भाव को, अपने मुख मुद्रा या अपने विचारों को क्या करता है? एक दूसरे से आदान प्रदान करता है, यानी परस्पर आदान प्रदान करता है तथा इस प्रकार से जो प्राप्त विचार होते हैं और संदेश जो होते हैं उनका समान और सही अर्थों में समझकर उनका प्रेषण यानी और उनका उपयोग करता है, यानी दूसरों तक उनको पहुंचाता है और उनका उपयोग करता है। यही संप्रेषण कहलाता है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जैसे पॉल लिंगन्स के अनुसार, यानी पॉल लिंगन्स ने संप्रेषण की क्या परिभाषा बताई है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो पॉल लिंगन्स के अनुसार क्या बताया गया है कि संचार या संप्रेषण वह प्रक्रिया है या वह क्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग विचारों, तत्वों, भावनाओं एवं प्रभाव आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं कि संप्रेषण प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश के अर्थ, उद्देश्य तथा उपयोग को भली भांति समझ लेता है। तो ये पॉल लिंगन्स के द्वारा दी गई परिभाषा है। इसका मतलब ये है कि संप्रेषण, पहली बार आप संप्रेषण को संचार भी कह सकते हैं, एक तरीके का संचार ही होता है, यानी कि आप एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात को पहुंचाता है तो उसे हम संचार या संप्रेषण ही कहते हैं। तो क्या है, पॉल लिंगन्स ने क्या कहा है कि संचार या संप्रेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग, यानी संप्रेषण के लिए एक व्यक्ति तो हो नहीं सकता। जब आप अपनी बात किसी से कहेंगे तो आपके सामने दूसरा व्यक्ति भी होगा, तभी तो आप अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाएंगे। तो संप्रेषण के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है। तो संप्रेषण द्वारा दो या दो से अधिक लोग अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने तत्वों को और अपने प्रभावों को इस प्रकार बताते हैं या इस प्रकार विनिमय करते हैं कि संप्रेषण जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है, यानी एक व्यक्ति जो बताता है और जो दूसरा उसे जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है, उसके संदेश को या उसके भाव को या उसके विचारों को, उसके संदेश को अच्छे से, उसके अर्थ को, उसके उद्देश्य को और उपयोग को भली भांति समझ लेता है, ठीक है। अब देखिए दूसरी परिभाषा है क्रय के अनुसार। क्रय ने क्या कहा है कि संप्रेषण क्या होता है, चलिए देखते हैं। किसी वस्तु के विषय में समान या सहभागी ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रतीकों का उपयोग ही संप्रेषण है। यद्यपि मनुष्य में संप्रेषण का महत्वपूर्ण माध्यम भाषा है, फिर भी अन्य प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है।
क्रय के अनुसार ये कहा गया है कि किसी भी वस्तु के विषय में या आप किसी की भी वस्तु के लिए के विषय में जब भी कोई जानकारी रखते हैं या उसके समान वस्तु का कोई कोई जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसको प्राप्त करने के लिए किसी प्रतीक का उपयोग ही संप्रेषण कहलाता है। किसी प्रतीक या किसी चिन्ह का होना जरूरी होता है। यद्यपि जैसे कि मनुष्य में क्या होता है, मनुष्य में संप्रेषण का महत्वपूर्ण माध्यम जैसे भाषा है। बिना भाषा के आप अपनी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार किसी वस्तु के विषय में जानने के लिए आप कई सारी वस्तुओं या उसके समान वस्तुओं के प्रतीकों का उपयोग करते हैं। फिर भी अन्य प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, ये क्रय के अनुसार बताया गया है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि संप्रेषण का क्या अर्थ होता है, संप्रेषण क्या है और संप्रेषण की क्या क्या परिभाषाएं हैं। अब देखते हैं कि संप्रेषण का क्या महत्व है हमारे जीवन में और उसकी क्या आवश्यकता है। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि संप्रेषण का महत्व समझाइए या संप्रेषण के महत्व को स्पष्ट कीजिए, या ये पूछ लिया जाए कि संप्रेषण की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे, चलिए देखते हैं। संप्रेषण का महत्व एवं आवश्यकता निम्नलिखित है। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि आपसे एक साथ ये नहीं पूछा जाएगा। मैंने एक साथ इसलिए लिखा है कि आप महत्व कहें या आवश्यकता कहें, बात एक ही है, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए मैंने इसको एक साथ लिख दिया है कि अगर आपसे संप्रेषण का महत्व पूछता है या संप्रेषण की आवश्यकता पूछता है तो आपका उत्तर एक ही होगा। तो चलिए देखते हैं। संप्रेषण का महत्व एवं आवश्यकता निम्नलिखित है। जैसे नंबर 1, यह जीवन प्रयत्न सीखने का एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यानी संप्रेषण आप क्या करते हैं, इसको जीवन प्रयत्न सीखते हैं, यानी मृत्यु से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक ये इसको आप सीखते हैं, संप्रेषण को आप सीखते हैं। फिर अगला है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारी समस्त इंद्रियां, यानी कि हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, आपको पता है आँख, नाक, कान और हाथ और शरीर के समस्त अंग क्रियाशील रहते हैं, ठीक है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारी समस्त इंद्रियां, आँख, कान, हाथ और शरीर के समस्त अंग क्रियाशील रहते हैं, ठीक है। जब भी आपसे कोई कुछ बात कहता है यानी संप्रेषण करता है, जब भी आपको कुछ सूचना मिलती है, जानकारी मिलती है, तो ऐसा तो नहीं कि आप अपने हाथों को अलग रख देते हैं, पैरों को अलग रख देते हैं या आँखों को अलग रख देते हैं। उस टाइम आपकी सारी जो इंद्रियां हैं और आपके शरीर के जितने भी अंग हैं सभी क्रियाशील होते हैं। यानी उस वक्त आपका दिमाग भी काम करता है, आप आँख से देखते भी हैं, कान से सुनते भी हैं, ठीक है, और मुंह से बोलते भी हैं। आपके शरीर के सभी अंग काम करते हैं। संप्रेषण शिक्षण का वह भाग है जिसमें शिक्षक के निर्देश प्रशिक्षुओं या शिक्षार्थियों के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य संप्रेषण शिक्षण का वह भाग है जिसमें शिक्षक के निर्देश प्रशिक्षुओं शिक्षार्थियों के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करता है। यानी संप्रेषण शिक्षण का वह भाग होता है, जैसे कोई अध्यापक बच्चों को जब भी कुछ समझाता है तो जिसमें शिक्षक के निर्देश, यानी शिक्षक क्या होता है, एक सही रास्ता दिखाता है अपने प्रशिक्षुओं को या अपने शिक्षार्थियों के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करता है, यानी सही रास्ता चुनने का काम करता है। किसके द्वारा? एक शिक्षण में संप्रेषण क्या करता है, एक शिक्षण में संप्रेषण जो होता है वो एक शिक्षार्थी और एक प्रशिक्षुओं को एक सही रास्ता चुनने का काम करता है। यानी संप्रेषण के द्वारा एक शिक्षक क्या करता है, एक टीचर क्या करता है, अपने बच्चों के अंदर क्या करता है, सही पथ प्रदर्शन या सही रास्ता चुनने का काम करता है। अगला है, संप्रेषण के द्वारा शिक्षक को रोचक एवं सरल बनाकर शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी, नामांकन की संख्या में बढ़ोतरी एवं वृद्धि तथा विद्यालय में बच्चों के ठहराव की स्थिति को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा सकता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संप्रेषक के द्वारा क्या होता है, यानी अपने विचारों को, अपने भावों को, एक अध्यापक जब अपने विचारों को, अपने भावों के द्वारा क्या करता है, एक बच्चे को पढ़ाते वक्त उसकी जो पाठ्यक्रम होता है उसको रोचक बना देता है, उसको सरल बना देता है और इससे बच्चे अच्छी तरीके से सीख जाते हैं, सरलता से सीखते हैं। जब उन्हें उस पाठ में रुचि मिलती है तो वो और अच्छे से सीखते हैं। इस तरीके से बच्चे में क्या होता है, एक क्लास में बच्चे की जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी रहती है और बच्चे बढ़ते हैं, बच्चों का नामांकन तेज़ी से होने लगता है, बच्चे स्कूल में आना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं जब एक शिक्षक क्या होता है बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाना शुरू कर देता है और विद्यालय में बच्चों का ठहराव स्थित हो जाता है। यानी विद्यालय में बच्चे रोज़ आना शुरू कर देते हैं, गैप नहीं करते हैं और सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा सकता है। तो संप्रेषण हमारे एक शिक्षण के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संप्रेषण की विशेषताएं बताइए। तो आपसे पूछेगा संप्रेषण की विशेषताएं बताइए, तो आप क्या क्या कहेंगे, चलिए देखते हैं।
संप्रेषण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। संप्रेषण से परस्पर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, यानी संप्रेषण के द्वारा, संप्रेषण क्या होता है, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्तियों में सूचना, भाव और विचारों को आप प्रकट करते हैं ना, उनका आदान प्रदान करते हैं, तो वही संप्रेषण होता है। तो संप्रेषण के द्वारा क्या कर सकते हैं, आप परस्पर विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। फिर है, यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। ठीक है, इससे जब आप किसी से सूचना या जानकारी आदान प्रदान करते हैं तो दूसरों को उससे उद्देश्य की प्राप्ति होती है। अगला है, संप्रेषण मानवीय तथा सामाजिक वातावरण को बनाए रखने का काम करता है। फिर है, संप्रेषण में विचारों को मौखिक, लिखित अथवा सांकेतिक भाषा के रूप में ग्रहण तथा प्रेषित किया जाता है। यानी संप्रेषण में हम अपने विचारों को क्या कर सकते हैं, मौखिक रूप से भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, लिखित रूप से भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, सांकेतिक भाषा के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। हर तरीके से उसे ग्रहण और प्रेषित कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, संप्रेषण के कार्य। तो संप्रेषण का क्या काम होता है। संप्रेषण के 4 कार्य निम्नलिखित होते हैं। सूचना प्रत्यक्ष करना, ठीक है, निर्देश, आदेश अथवा संदेश प्रसारित या प्रेषित करना, परस्पर विश्वास जागृत करना और समन्वय स्थापित करना, ये संप्रेषण के मुख्य कार्य होते हैं। अगला प्रश्न है, अगर आपसे आ जाए कि संप्रेषण संबंधित बाधाएं कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए, अभी तक तो आपने संप्रेषण की विशेषता पढ़ी, उसकी अच्छाइयाँ पढ़ी, उसका अर्थ पढ़ा, उसकी परिभाषा पढ़ी। अब आप पढ़ने जा रहे हैं कि इससे हमें क्या क्या बाधाएं होती हैं। तो रुचि का अभाव, अगर आप संप्रेषण अच्छा नहीं दे रहे हैं, यानी एक विद्यालय में अध्यापक अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है, अच्छे से नहीं समझा पा रहा है, तो क्या होता है, बच्चों को उसमें रुचि, उसके पाठ्यक्रम में रुचि नहीं मिलती, उसको टीचर अच्छा नहीं पढ़ा पाते, तो वो बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाता है और उसमें रुचि नहीं पैदा होती है, तो इससे रुचि का अभाव हो जाता है। संप्रेषण सामग्री की कमी, अब आपके विद्यालय में संप्रेषण के लिए कोई भी सामग्री सही से नहीं है, बच्चों के पास किताब नहीं है, पुस्तक नहीं है, कलम नहीं है, इस तरीके की कोई भी कमी होती है, तो उससे बच्चे अच्छी तरीके से सीख नहीं पाते हैं। अगला है, संप्रेषण माध्यम की कमी। अब संप्रेषण माध्यम क्या है हमारा, भाषा। अगर भाषा ही सही नहीं होगी, अगर एक अध्यापक, मान लो बच्चा हिंदी मीडियम का है और अध्यापक इंग्लिश झाड़े जा रहा है, तो क्या बच्चा पढ़ पाएगा, नहीं। इसलिए माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की कमी की वजह से भी संप्रेषण, यानी बच्चों में उनके अंदर जो ज्ञान होगा, जो आप उनके अंदर ज्ञान प्रस्तुत कर रहे होंगे, वो अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाएगा। प्राप्तकर्ता संबंधित कमियां, तो संप्रेषण के लिए एक अच्छे प्राप्तकर्ता भी जरूरी होता है। तो ये थी संप्रेषण संबंधित बाधाएं। अब अगला है, संप्रेषण के प्रकार। अगर आपसे पूछता है संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे संप्रेषण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा होता है अशाब्दिक संप्रेषण। अब देखते हैं शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है और अशाब्दिक संप्रेषण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। शाब्दिक संप्रेषण 2 प्रकार के होते हैं, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। अब मौखिक शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो मौखिक शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है। मौखिक शाब्दिक संप्रेषण का मतलब होता है, जैसे कि आप अपने आमने सामने बातचीत करके सूचनाओं का जब आदान प्रदान करते हैं, तो वो मौखिक संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, मौखिक संप्रेषण में क्या करते हैं, अपने आमने सामने बातचीत कर रहे होते हैं, या आप क्या होते हैं, मौखिक संप्रेषण का मतलब होता है कि मुंह से बोलकर आप अपनी बातों को, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। जैसे कि आप मोबाइल से बात करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का मौखिक संप्रेषण है, यानी एक व्यक्ति से दो व्यक्ति इसमें हैं, एक जो आपसे बात कर रहा है और 2 व्यक्ति एक दूसरे से बातें करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का मौखिक संप्रेषण है। या आप टेलीविजन से बातें कर रहे हैं, टेलीफोन से बात कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का मौखिक संप्रेषण है। ठीक है, लिखित संप्रेषण क्या होता है। लिखित संप्रेषण में क्या होता है, जिसमें संदेशों का आदान प्रदान जो होता है, आप लिख कर करते हैं। किसी संदेश या किसी सूचना या किसी जानकारी को आप एक लिख कर बताते हैं, तो वो लिखित संप्रेषण कहलाता है। जैसे कि आपने समाचार पत्र पढ़ा, तो वो समाचार पत्र एक लिखित संप्रेषण है। या आपने किसी को लेटर लिखा, वो एक लिखित संप्रेषण है। या अपनी बात को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को लिख कर प्रकट कर रहे हैं, तो वो लिखित संप्रेषण होता है। जैसे कि आपने किसी को ईमेल भेजा या कोई रिपोर्ट बनाई या कोई पत्र पढ़ा, तो ये एक प्रकार का लिखित संप्रेषण होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण क्या होता है। मौखिक संप्रेषण का मतलब होता है कि जैसे कि एक मौखिक संप्रेषण का एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि अध्यापक क्या होता है, अध्यापक क्या करता है, कक्षा में बच्चों से प्रश्न करता है और बच्चे अपना उत्तर उन्हें देते हैं, सही तरीके से उसका अर्थ समझकर, उसकी जानकारी अच्छे से
लेकर उसका उत्तर देते हैं, तो ये एक प्रकार का मौखिक संप्रेषण होता है। यानी कि एक अध्यापक का बच्चों से बातचीत करना, यानी अध्यापक और बच्चों के बीच जो संप्रेषण का जो आदान प्रदान होता है वो मौखिक संप्रेषण कहलाता है। लिखित संप्रेषण में जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप लिखित परीक्षा देते हैं, तो एक टीचर आपसे लिखित तरीके से प्रश्न पूछता है और आप उसका उत्तर लिख कर देते हैं, तो ये एक प्रकार का लिखित संप्रेषण हो गया। या आप किसी पत्र को लिखते हैं या कोई रिपोर्ट या कोई आप मैसेज देते हैं किसी को, जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक प्रकार का लिखित संप्रेषण हो गया। यानी अपनी भाषा का आदान प्रदान या अपने विचारों, अपने भाव का आदान प्रदान जब आप लिखित रूप से करते हैं तो वो लिखित संप्रेषण कहलाता है। और जब अपनी बातों का या अपनी भावनाओं का या आप किसी भी जानकारी को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करते हैं तो वो मौखिक संप्रेषण कहलाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण क्या होता है। अब देखिए अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण क्या होता है? अशाब्दिक संप्रेषण जैसे कि वाणी है, कोई मुख मुद्रा है, आँख है, आप इशारों में बातें कर रहे हैं, स्पर्श आप किसी को छू कर बता रहे हैं, संपर्क या छुआछूत से, ये आपके क्या हैं? अशाब्दिक संप्रेषण में आते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। मैं इसी तरीके से कंटिन्यू आपकी क्लास करती रहूँगी। क्लास जो आपका सेकंड पेपर है, ये क्लास आपकी कंटिन्यू डेली चलेगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।